अच्छा भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज। तो हेडिंग कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज। सबसे पहले हम इसमें बताएंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो ज़रा समझें, हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और यहाँ पर हमने ओरिजिन पर एक चार्ज रख दिया है Q1। ठीक है, सपोज करो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और एक चार्ज है आपका ये Q2, ये भी हम पॉजिटिव ही कर लेते हैं। तो ओरिजिन पर कितना चार्ज रखा है? प्लस Q1, और ये भी प्लस Q2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। कितनी डिस्टेंस है? R। इस Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट किया होगा या रेपेल किया होगा? क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो एक दूसरे को रेपेल करेंगे। तो Q2 पर Q1 ने इस तरफ फोर्स लगाया, और वो फोर्स हो गया F। इस फोर्स के कारण ये चलना स्टार्ट कर देगा, और मान लीजिए इस समय पॉइंट A पर है Q2, और ये चलते चलते यहाँ आया पॉइंट B पर। A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेरी स्मॉल है, और इसे हम dr से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? dr से। यहाँ पर ये बात बताओ कि अगर A से चलते 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 ये Q2 आ गया B पर, तो जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा? फोर्स डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा? Q2 हमारा चलते चलते यहाँ आ गया, तो अब तो Q1 से डिस्टेंस ज़्यादा हो गई इसकी, तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिंग फोर्स है? वेरिंग फोर्स है। तो अगर हम वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालें तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिंग फोर्स है। आ जाओ। तो अब हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस R है। Q2 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है F। इस फोर्स के कारण ये Q2 पहुंच गया A से B पर। हालांकि ये A से B तक का डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने Q2 को इधर लाने में वर्क किया, वो हम वर्क निकाल लें। ठीक है, जब ये वर्क निकाल लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करने पर हमें ये वर्क निकल सकता है। देखो, ये जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से है R1। कितनी डिस्टेंस है ओरिजिन से? ये R1। ये जो पॉइंट लिया मैंने उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस R1 है, और एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, इस पॉइंट की इसी ओरिजिन से डिस्टेंस R2 है। आप बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे। कितनी डिस्टेंस है? R2। तो ये हेडिंग है, और ये डायग्राम बना लें। इसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा।
कंप्लीट हो गया। लिख लें, एट एनी इंस्टेंट a point charge q2 at any instant a point charge q2 is at point A ये कैपिटल ए बना हुआ है, फुल स्टॉप। एट दिस इंस्टेंट electrostatic force on it comma exerted by Q1 is F, कैपिटल F बनाना है, देखो ये वाला F। और अब हम F का फार्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या फार्मूला होता है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना फोर्स Q2 पर लगा। किसने लगाया ये फोर्स? Q1 ने लगाया। फिर नीचे लिखेंगे ड्यू टू दिस फोर्स the charge Q2 moves a very small distance dr, ये वाला dr moves a very small distance dr फुल स्टॉप कर दें। वर्क डन बाई दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब आप लोगों को पता है कि ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट जो डी आर है वेरी स्मॉल है, तो वर्क डन जो होगा वो भी वेरी स्मॉल होगा। उस वर्क डन को हम डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, तुमने पढ़ा है ना, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये एफ हो गया और एस की जगह पर क्या हो जाएगा? डी आर। और कॉस थीटा कितना होगा? जिस डायरेक्शन में एफ है उसी डायरेक्शन में डी आर है, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0। एफ की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो एफ इक्वल टू ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और ये डी आर। ये सिर्फ कहाँ से कहाँ तक जाने का वर्क डन है? सिर्फ ए से बी तक जाने में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जो वर्क किया है वो इतना है। अब हम ये निकालेंगे कि अगर Q2 को हम यहाँ R1 डिस्टेंस से ले जा करके यहाँ तक ले जाएं, R2 डिस्टेंस तक, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगा। लिखें नीचे से, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in moving the charge Q2 from ये लिख देना है R1 टू R2, R1 से R2 तक ले जाने में। अब क्या करना चाहिए हमको? अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और लिमिट लगानी होगी हमको। ये डी आर क्या है? स्मॉल डिस्टेंस,
तो नीचे रहेगी इस इनिशियल डिस्टेंस और ऊपर क्या रहेगी, फाइनल डिस्टेंस। इनिशियली चार्ज हमारा यहाँ था, तब Q1 से कितनी डिस्टेंस थी इसकी, R1, और फाइनली जब ये Q2 चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा तो अब कितनी डिस्टेंस हो जाएगी Q1 से, R2। ठीक है, तो ये इनिशियल डिस्टेंस हो गई बिटवीन Q1 एंड Q2, और ये R2 क्या हो गई, फाइनल डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिखवाया ना अभी, फ्रॉम R1 टू R2 लिखवाया ना, R1 से R2, तो R1 इनिशियल हो गया और R2 फाइनल हो गया। एट एनी इंस्टेंट ये यहाँ था, एट एनी इंस्टेंट यहाँ था, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, यहाँ से, तो ये इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगी और फाइनल कहाँ हो जाएगी, ये। ठीक है, तो अब हमको करना ये है कि 1/4πε0 Q1 Q2 ये कॉमन आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा। ये जो 1/r² है, इसमें r² को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा r⁻⁻2 dr, और अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। r⁻2 है, कैसे करोगे इंटीग्रेशन इसका, r⁻2 + 1/-2 + 1, और ये R1 से R2 ये लिमिट हो जाएगी। ठीक, अब एक बात ध्यान देंगे, वो ये है कि यहाँ अपान में -1 बचेगा, वो माइनस में यहाँ लगा दूंगा आगे, तो माइनस, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये वाला माइनस, ये जो नीचे का माइनस था वही है, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, और ब्रैकेट में ये r⁻−1 आएगा, उस r⁻−1 को हम 1/r लिख देंगे, और ये हो जाएगा R1 R2 लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिमिट सॉल्व करेंगे, r की जगह पर क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट रखोगे तो 1/r2 माइनस लगा करके 1/r1। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा आगे माइनस है ये वाला, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा W = 1/4πε0 Q1 Q2 ब्रैकेट में। अब ये जब तुमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला देखो, इस माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला स्टेप तो माइनस में आ जाएगा और ये स्टेप प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। तो ये जो है वर्क डन का फार्मूला आ गया। तो Q1 और Q2 के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, Q1 Q2 के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, R1, बाद में फाइनल डिस्टेंस कितनी हो गई, R2। तो इस डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आ जाएगा। ओके, तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। देखो, सपोज करो इनिशियली Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है R1। ठीक है, अब Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, तो फोर्स लगने के कारण इनमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। कभी भी किसी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। 11th का अगर याद हो तो आइडियल गैस मैंने पढ़ाई थी,
और उसमें कहा था कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कोई फोर्स नहीं लगता, इसलिए उनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, केवल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ही होती है। ऐसा मैंने 11th में बताया था। तो पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें फोर्स नहीं लगता। पर यहाँ तो फोर्स लग रहा है, Q1 के कारण Q2 पर लगेगा और Q2 के कारण Q1 पर लगेगा, तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसी एक चार्ज की नहीं होगी, इन दोनों चार्जों का जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी एक पार्टिकल की नहीं, बल्कि पार्टिकल ये और इस पर जिसने फोर्स लगाया उन दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू UR1 किससे रिप्रेजेंट करेंगे? UR1 से। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसकी है? Q2 की है या Q1 की है या दोनों के सिस्टम की है? दोनों के सिस्टम की है, ना Q2 की ना Q1 की। तो दोनों का जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। अब बाद में हुआ ये कि हमने मान लो Q1 को रेस्ट में ही रखा और Q2 को रिलीज कर दिया। Q2 को रिलीज कर दिया तो ये Q2 हमारा ये ऐसे चला जाएगा दूर, और कौन ले जाएगा इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Q1 ने जो फोर्स लगाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कहाँ ले जाएगा? दूर ले जाएगा। तो अब मान लीजिए कुछ देर बाद इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई R2। तो फाइनली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R2 हो गई, और अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू UR2। कितना हो गया? UR2। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालें। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसे हम डेल्टा U कहेंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा UR2 माइनस UR1। बात समझ में आ गई? तो शुरुआत में Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? R1। कुछ देर बाद हमने Q2 को रिलीज कर दिया जब, तो कुछ देर बाद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? R2। अब पोटेंशियल एनर्जी UR2 हो गई, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इतना नोट कर लें। हाँ, एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना नोट करने के पहले, अगर एग्जाम में ये डेरिवेशन आता है तो आपको क्या करना है? मैंने W का डेरिवेशन कराया है, आप वहाँ W का डेरिवेशन ना करें, सिर्फ इतना लिख दें कि इनिशियल डिस्टेंस Q1 Q2 के बीच की R1 थी और बाद में हो गई कितनी? R2। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस प्रोसेस इज गिवन बाई W इक्वल टू, सीधा ये लिख दें और इसके बाद ये शुरू कर दें। ठीक है, अब लिखें।
नोट कर चुके। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, लिखवाई दे रहा हूँ मैं, कि जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये वाली, ये किसके इक्वल होती है? नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन। तो नीचे से इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नीचे लिख देना देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्लू, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्लू, यही हुआ ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब डेल्टा यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे? यू आर टू माइनस यू आर वन इक्वल टू माइनस डब्लू की जगह पर ये लिखेंगे जो हमने अभी डेराइव किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। अब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो UR2 माइनस UR1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। और ये देखो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया यहाँ पर? 1/R2 माइनस 1/R1। इक्वेशन फर्स्ट कर दो इसको, इक्वेशन फर्स्ट। अभी भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमको नहीं मिली। अभी ये क्या मिला? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है। तो कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तो हमें एक ऐसी सिचुएशन एज्यूम करनी पड़ती है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो एज्यूम कर लेते हैं। एक ऐसी सिचुएशन लेना है जिसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? जीरो। तो इसमें लिखना टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, to find the potential energy of the system comma we assume that initial distance between Q1 and Q2, initial distance between Q1 and Q2, हाँ, between Q1 and Q2 is infinity, full stop. In this situation potential energy of the system is zero. Is zero, full stop. If final distance between them, if final distance between them is R2, सॉरी R2 नहीं R लिखना है, इस तरह से ये लिखना है R2 नहीं R लिखें। in which potential energy of the system is ये UR, इस तरह से बनाना UR। then from equation first
देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब जरा देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट में UR2 क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो मैंने ये लैंग्वेज लिखवाई है इसमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? UR माइनस UR1 क्या है? ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखवाई मैंने? 0। जब Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस इन्फिनिटी थी तो वो इनिशियल सिचुएशन है, और उस इनिशियल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो मैंने 0 रख दी। अब यहाँ पर आते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ब्रैकेट में R2 क्या है? फाइनल डिस्टेंस। और फाइनल डिस्टेंस कितनी है? R माइनस R1 क्या है? इनिशियल डिस्टेंस। और इनिशियल डिस्टेंस कितनी हमने एज्यूम की थी? इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो ये आया हमारा UR इक्वल टू, यहाँ जो 1/∞ है ये टर्म तो 0 हो गया, बस इतना बच जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये तब पोटेंशियल एनर्जी है जब Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। नोट कर लिया। अब एक बात याद रखना है कि जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो Q1 और Q2 की जो वैल्यू होगी विथ साइन रख लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा इस बात को समझेंगे। लिखिए न्यूमेरिकल, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system in hydrogen atom in which an electron is revolving around the nucleus in first Bohr orbit full stop. Radius of the first Bohr orbit BOHR लिखा है ना बोर को। Radius of the first Bohr orbit is, ये देखो यहाँ पर देख लो 0.53 एंगस्ट्रॉम ये रेडियस है फर्स्ट बोर ऑर्बिट की। और आप जरा समझें इसको, ये देखो न्यूक्लियस है, तुम जानते हो न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में होता है केवल प्रोटॉन। भाई हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो तो तुम लोग जानते हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो जब हम जनरली हाइड्रोजन कहते हैं तो इसका मतलब होता है प्रोटियम, और प्रोटियम के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है और वो भी 1 प्रोटॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसी को मैंने रिवॉल्विंग लिखवाया है। तो ये आपका फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, और फर्स्ट बोर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज है -e, और फर्स्ट बोर ऑर्बिट की जो रेडियस है ये भी क्वेश्चन में गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो गया, प्लस ई, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 हो गया ये माइनस ई, तो ये माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये बीच की जो डिस्टेंस है दोनों की वो R हो गई, R इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, देखें जरा ध्यान से, दिख रहा है ना ये। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला लगाओगे, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। वैसे मैंने अभी जब सिंबल बताया था इसका तो U की जगह क्या बताया था, UR बताया था, तुम चाहो तो सीधे U भी लिख सकते हो। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 की वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R की जगह 0.53 और इंटू 10⁻⁻10। ओके, नोट कर लें, बस कैलकुलेशन कर लेंगे तो नेगेटिव आएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे भाई, तब तक एक न्यूमेरिकल और समझ लेते हैं। इसका कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़ दें और एक न्यूमेरिकल और समझ लेते हैं। देखो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 1 मीटर, 1 मीटर। ये चार्ज है Q2 इक्वल टू 1 म्यू सी, ये चार्ज है Q3 इक्वल टू 1 म्यू सी, सभी पॉजिटिव चार्जेज हैं, और ये है Q3 इक्वल टू 1 म्यू सी। अब देखो यहाँ पर हम Q1 करेंगे, ये सभी चार्जेज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, सभी पॉजिटिव हैं। इस वाले चार्ज पर यहाँ बीचों बीच फोर्स लगेगा, इस वाले पर यहाँ बीचों बीच फोर्स लगेगा। बीचों बीच का मतलब है कि जो ये एंगल है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उसके सीध में। तो अगर हम इन तीनों चार्जेस को रिलीज कर दें तो रिलीज करने पर ये चार्ज तुम्हारा यहाँ जाएगा और ये चार्ज हमारा यहाँ जाएगा और ये चार्ज हमारा यहाँ जाएगा। और सपोज करो कि कुछ देर बाद इन्होंने एक नया इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, नया इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया इस तरह से, यानी जो ये Q1 था वो तुम्हारा यहाँ पहुँच गया, ये Q2 तुम्हारा यहाँ पहुँच गया, ये Q2 तुम्हारा यहाँ पहुँच गया, ऐसा हमने एज्यूम किया। ये डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई 2 मीटर। तो Q1 Q2 Q3 को हमने केवल रिलीज कर दिया और ये अपने आप यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था Q3 पर, Q2 पर, Q1 पर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 को यहाँ से यहाँ ले गया। वही इसी तरह से इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको यहाँ से यहाँ ले जाएगा, और इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इसको यहाँ से यहाँ ले जाएगा। तो वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमको निकालना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया। डायग्राम बना लें।
फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है। ये पूरी सिचुएशन मैंने इसकी समझा दी है, लिखवाई नहीं है, सिर्फ क्या फाइंड करना है वो लिखवा दिया है। अब हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल लेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U1 इक्वल टू, ध्यान दें हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया था वो बताया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, यही बताया था ना। लेकिन यहाँ तो सिस्टम में 3 पार्टिकल हैं, तो 3 पार्टिकल जब होंगे तो हम दो दो के पेयर बना लेंगे। Q1 Q2 का पेयर बनाया तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, जिसे R12 लिख देंगे, प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 का पेयर बना लेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस लिख देंगे R23, प्लस 1/4πε0 Q3 Q1 का पेयर बना लेंगे और अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस लिख देंगे R31। तो 3 यहाँ पार्टिकल थे, इसलिए हमने दो दो के पेयर बनाए, Q1 Q2 और Q2 Q3 और ये Q3 Q1। अब इसमें आप करोगे क्या, 1/4πε0 तो कॉमन आ रहा है। और एक चीज़ बता दें, Q1 Q2 की भी वैल्यू सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो तुम लोग एक काम कर देना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 इंटू 3 कर दो। क्यों कर देंगे 3? क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी है, उतनी ही वैल्यू इसकी है, तो हमने सीधे सीधे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें 9 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू 1 μc है तो 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू भी 1 μc है तो 10 की पावर -6 अपान इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर × 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 27 × 10⁻³ जूल। ये आपके सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U2 इक्वल टू, अब इसी तरह से निकाल लेंगे। बस क्या चेंज होना है, डिस्टेंस चेंज हो गई। जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर 1 मीटर लिखी है वो 1 मीटर की बजाय कितनी हो जाएगी, अब 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि बाद में ये Q1 यहाँ पहुँच गया, Q2 यहाँ पहुँच गया, तो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ 2 मीटर रख देंगे और सब यही रहेगा। जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 13.5 इंटू 10⁻³ जूल। सही है, क्योंकि यहाँ अपॉन में 2 हो जाएगा, डिस्टेंस अब 2 मीटर हो गई तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो U2 माइनस U1 इक्वल टू -W। अब वैल्यू रख देंगे U2 की, U1 की, ठीक है। तो ये -13.5 इंटू 10⁻³ बचेगा इक्वल टू -W, और ये तुम्हारा निकल आया W इक्वल टू 13.5 इंटू 10⁻³ जूल। समझ में आ गया? कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक हो चेक करो।
तो ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है।